फिल्म की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान के सड़क को दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क, जो जीनियस मिलीनियर और हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है, वो अफगानिस्तान में अपनी जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए आया था। जब वो अमेरिकी सेनाओं के साथ अपने घर जा रहा था, तभी कुछ आतंकवादी के लोग उन पर हमला करते हैं। सारे सैनिक उस हमले में मारे जाते हैं। टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है और एक जगह पर छुप जाता है। तभी उसे अपनी कंपनी की मिसाइल दिखती है और वो मिसाइल वहाँ पर ही ब्लास्ट हो जाती है। टोनी उस ब्लास्ट में घायल हो जाता है। जब टोनी को होश आता है तब उसे आतंकवादियों ने बंदी बनाकर एक गुफा में बांधकर रखा था। अब यही से हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी ने अपने पिता की मौत के बाद उनके पुराने दोस्त के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री शुरू की, जहाँ पर वो नए नए आविष्कार किया करते थे जिससे अपने देश की भलाई की जा सके। और टोनी को देशभक्ति का अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन टोनी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। इसलिए टोनी के पिता का पुराना दोस्त स्टेन अवार्ड लेने के लिए जाता है, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का आधा पार्टनर भी होता है। वही दूसरी तरफ हमें टोनी को दिखाया जाता है, जो एक कसिनो में जुआ खेल रहा होता है। जेम्स वहाँ पर आके टोनी को उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी उसे कहता है कि इसे तुम अपने ही पास रखो, इसे रखने के लिए मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। वही एक रिपोर्टर जिसका नाम क्रिस्टीन है, वो टोनी के पास इंटरव्यू लेने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि आप जो ये हथियार बना रहे हैं, कि ये बनाना सही है? तब टोनी कहता है, अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे? और मैं वादा करता हूँ कि अगर दुनिया में अमन रहेगा तब मैं हथियार बनाना छोड़ दूंगा और बच्चों के अस्पताल के लिए ईंटें बनाना शुरू कर दूंगा। ऐसी ही बातें करते करते वो क्रिस्टीन से फ्लर्ट भी करने लगता है और क्रिस्टीन उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसे टोनी अपने घर लेके जाता है। उसके साथ रात बिताने के बाद जब दोनों की नींद खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स वहाँ पर आती है और वो क्रिस्टीन को उसके कपड़े और गाड़ी की चाबी देकर घर से भगा देती है। उसके बाद वो टोनी के पास जाती है, जो उसे बताती है कि उसकी अफगानिस्तान में एक बड़ी डील है। उसके बाद टोनी अपने पर्सनल जेट की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो दोनों अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर जाने के बाद टोनी यूएस आर्मी को अपनी जेरिको मिसाइल की जानकारी देता है कि एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी देश को एक ही झटके में तबाह कर सकती है, और उनसे डील करके अपने घर वापस जा रहा था। तभी उनके गाड़ी पर हमला होता है। यही से सीन प्रेजेंट में आता है। टोनी को एक गुफा में होश आता है, जहाँ उसका सीना इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा है। वहाँ पर उसकी मुलाकात इनसेन से होती है, जो एक वैज्ञानिक है और उसे भी बंदी बना के हुए रखा था। वो टोनी को बताता है कि विस्फोट में तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे मेटल के टुकड़े घुसे हुए थे, जिन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने तुम्हारा सीना इलेक्ट्रोमैग्नेट से जोड़ दिया, जो शार्पनेल को तुम्हारे दिल तक पहुँचने से रोक सकता है और तुम्हारे शरीर को जिंदा रख सकता है। तभी वहाँ पर आतंकवादियों का लीडर आता है और वो टोनी को वही जेरिको मिसाइल बनाने का आदेश देता है। तभी वो उसे छोड़ देंगे, वरना उसे जान से मार देंगे। लेकिन टोनी मना कर देता है। तभी वो टोनी को बाहर लेके जाता है और दिखाता है कि हमारे पास तुम्हारे कंपनी के बनाए गए सारे हथियार है, जिससे तुम यूएस आर्मी और बाकी लोगों को बेचते हो, और वो सभी आकर हमें ये हथियार काफी महंगे दामों में बेचते हैं। और अगर तुम जेरिको मिसाइल बनाओगे तभी हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अब टोनी उस मिसाइल को तैयार करने के लिए मान जाता है। गुफा में जाने के बाद टोनी और इनसेन चुपके से जेरिको मिसाइल बनाने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वो एक सूट बनाना शुरू करते हैं, जो उनके घर जाने का रास्ता है। उसके बाद टोनी एक मिनी आर्क रिएक्टर डिजाइन करता है, जो उसके सीने के इलेक्ट्रोमैग्नेट को शक्ति देगा। टोनी और इनसेन दिन रात काम करके मार्क 1 सूट बनाते हैं। यह सूट भारी, कच्चा, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। आतंकवादियों को उन पर शक भी होता है, लेकिन टोनी उन्हें दिखाता है कि वो जेरिको मिसाइल ही बना रहे हैं। आखिरकार उनका मार्क 1 सूट तैयार हो जाता है और इनसेन यहाँ से भाग जाने के लिए आतंकवादियों का ध्यान भटकाता है। टोनी सूट पहनकर अपनी शक्तियों से आतंकवादियों के ठिकान को नष्ट करता है, लेकिन इनसेन उसमें मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो टोनी को कहता है कि मेरी फैमिली मर चुकी है, मैं जिंदा भी रहकर क्या करता, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये सुनकर टोनी वहाँ से बाहर आता है और उस जगह पर जितने भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार थे उन्हें ब्लास्ट करवा कर एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। तभी जेम्स वहाँ पर आके उसे रेस्क्यू करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा देते हैं। मीडिया वाले अफगानिस्तान में हुए हादसे के बारे में पूछते हैं। तब टोनी कहता है, मैंने अपने जवानों को मरते हुए देखा, उन्हीं खतरनाक हथियारों से जिन्हें मैंने ही बनाया था, उनकी सुरक्षा के लिए। आगे वो फैसला करता है कि वो अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज को बंद करेगा ताकि हमारे हथियार का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके, और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे स्टेन उससे बात करने के लिए जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी कहता है कि हम लोगों की मदद करने का और भी कई तरीका यूज कर सकते हैं, और वो कहता है कि हमें हथियार छोड़कर आर्क रिएक्टर तकनीक को फिर से जांच लेना चाहिए। लेकिन स्टेन उसे कहता है कि आर्क रिएक्टर सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और वो तकनीक दफन हो चुकी है।
है और उसे बनाना काफी महंगा है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता। तब स्टेन कहता है तो ठीक है, हमें अलग से खेल खेलना होगा। मैं स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभालता हूँ, तुम अपने आर्क रिएक्टर पर काम करना, लेकिन तुम आगे से सबके सामने खामोश रहोगे। उसके बाद टोनी अपने घर के लैब में आर्क रिएक्टर का न्यू वर्जन बनाता है और नए आर्क रिएक्टर को अपने अंदर फिट करने के लिए पेपर को बुलाता है। पेपर टोनी के बॉडी से पुराने रिएक्टर को निकाल के नए आर्क रिएक्टर को फिट करती है। वही दूसरी तरफ आतंकवादियों को रेगिस्तान में टोनी ने बनाया हुआ मार्क 1 सूट मिल जाता है और वो लोग सभी टुकड़ों को जमा करते हैं। इधर टोनी अपने लैब में नया सूट बनाने का काम शुरू करता है और उसे मार्क 2 नाम देता है। सबसे पहले वो अपने जूते पे काम करता है ताकि वो सेफली लैंडिंग कर सके और एआई मॉनिटर की मदद से उसकी बार बार टेस्टिंग लेता है। टोनी अलग अलग परसेंटेज ऑफ एनर्जी को अप्लाई करता है और वो सफल भी होता है। वो जार्विस को सूट में फुल पावर सेट करने के लिए कहता है ताकि वो सबसे ऊंची जगह पर जा सके। लेकिन टोनी जब आसमान में 81,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तभी उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है और सूट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे वो फिर से जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन थोड़ी नीचे आने के बाद सिस्टम फिर से चालू हो जाता है, जिससे टोनी सेफली अपने घर पे लैंडिंग करता है। उसे अपने लैब में एक रैप किया हुआ गिफ्ट मिलता है जो पेपर ने उसे दिया था। उसमें टोनी का पुराना आर्क रिएक्टर होता है और उस लेटर में लिखा था कि ये सबूत है कि ये टोनी स्टार्क का दिल है। उसे देखकर टोनी काफी खुश हो जाता है। वही अफगानिस्तान में आतंकवादी उस मार्क 1 सूट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इधर टोनी को पता चलता है कि ज्यादा ऊंची जगह पर जाने के बाद सूट में बर्फ जमने की दिक्कत होती है, इसके लिए उसे सूट के डिजाइन में कुछ चेंजेस करने होंगे। तभी टोनी को न्यूज से पता चलता है कि स्टेन ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लेकिन उस पार्टी में टोनी को इनवाइट नहीं किया होता। यह देखकर टोनी सीधा पार्टी में पहुंच जाता है। उस पार्टी में उसे पेपर मिलती है। वहाँ पर वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और टोनी के साथ डांस भी करती है, लेकिन अपने बॉस के साथ डांस करना उसे अजीब लगने लगता है। तभी क्रिस्टीन वहाँ पर आती है और वो उसे कुछ मिसाइल की तस्वीरें दिखाती है। क्रिस्टीन बताती है कि ये फोटो कल खींची गई थी और ये सारी मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमिरा गांव में देखी थी, लेकिन टोनी कहता है कि मैंने कोई हथियार का ऑर्डर नहीं दिया था। अब टोनी को बहुत गुस्सा आता है कि अगर मैंने उस ऑर्डर को नहीं भेजा तो किसने भेजा होगा। उसके बाद वो स्टेन से मिलता है। तब स्टेन कहता है कि मैंने ही तुम्हारे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया था कि तुमने इस हथियार को भेजा था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं और यही बिजनेस होता है। टोनी गुस्से से अपने घर पर चला जाता है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है कि आतंकवादियों ने गुलमेरा गांव के लोगों पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियारों से जुर्म करना शुरू कर दिया है। ये देखकर टोनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सूट को नई टेक्नोलॉजी के साथ पहले से और भी ज्यादा अपग्रेड करने लगता है और अपना नया आयरन सूट बनाकर गुलमेरा गांव में जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर पहुंचकर वो सारे आतंकवादियों की बुरी तरह से धुलाई कर देता है और वहाँ रखे हुए सारे स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार को तबाह कर देता है। इस बात का पता अमेरिकन एयरफोर्स को चल जाता है और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये तबाही किस जहाज ने मचाई है। तभी उन्हें एक छोटा अनजान जहाज दिखाई देता है। वो फाइटर प्लेन को उसके पीछे लगा देते हैं। तभी जेम्स को टोनी का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि जिसे तुमने देखा वो कोई प्लेन नहीं बल्कि मैं हूँ। वही एक फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें से एक जवान नीचे गिरता है, लेकिन उसका पैराशूट खुल नहीं रहा था। तभी टोनी जाकर उसका पैराशूट खोलने में मदद करता है। ये देखकर सारे खुश हो जाते हैं। जेम्स कहता है कि मुझे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना होगा। तब टोनी कहता है जो हर बार कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। उसके बाद जेम्स प्रेस के सामने कहता है कि गुलमेरा गांव में दो दुश्मनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसके बाद स्टेन सीधे आतंकवादियों से जाकर मिलता है। आतंकवादियों का लीडर स्टेन से कहता है कि हमारा दुश्मन एक ही है। वो स्टेन को टोनी का पुराना मार्क 1 सूट दिखाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें टोनी की विरासत चाहिए, अगर हम साथ में काम करें तो मैं तुम्हें ये सूट तोहफे में दूंगा और तुम मुझे बदले में लोह पुरुष के शक्ल में तोहफा वापस दोगे। लेकिन स्टेन उसे अपने टेक्नोलॉजी से कुछ मिनटों के लिए पैरालाइज करता है और उसके एरिया को तबाह करके वो सूट अपने साथ ले जाता है। वही टोनी पेपर को कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में जाकर वहाँ के मेन कंप्यूटर को हैक करके सारे भेजे गए हथियार की लिस्ट लेके आओ ताकि मैं कालाबाजारी करने वालों को रोक सकूं। पेपर उसके कहने पर उसके ऑफिस में चली जाती है और मेन कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलती है। तभी फाइल ट्रांसफर करते हुए उसे एक वीडियो मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि टोनी पर आतंकी हमला स्टैन ने करवाया था और उसी ने सारे हथियार को उन्हें भेजे थे। पेपर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाने वाली होती है। तभी स्टैन वहाँ पर आता है, लेकिन पेपर किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाती है। तभी स्टैन को पता चलता है कि पेपर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर गई है। वही पेपर कार्लसन से मिलती है जो गवर्नमेंट एजेंसी का एजेंट है। वो टोनी को मिलना चाहता था। तब पेपर उसे ऑफिस में लेके जाती है और कहती है कि अब ऐसी मीटिंग होगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दूसरी तरफ स्टेन काफी डरा हुआ था। उसे यह बात पता थी कि सच जानने के बाद टोनी यहाँ पर आ सकता है। उससे पहले स्टेन सीधा टोनी के घर पर जाता है और अपने टेक्नोलॉजी से उसे कुछ मिनटों के लिए पैरालाइज करता है।
वो टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर को निकालकर उसे सब कुछ बता देता है कि इन सबके पीछे मैं ही था, और वहाँ से चला जाता है। आर्क रिएक्टर निकालने की वजह से टोनी की दिल की धड़कनें धीरे धीरे बंद होने लगती है, लेकिन किसी तरह से टोनी अपने पुराने आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगा देता है जो पेपर ने उसे गिफ्ट किया था। वही स्टेन टोनी का नया आर्क रिएक्टर मार्क 1 सूट में फिट करता है और सूट पहनकर पेपर और गवर्नमेंट एजेंट पर हमला करते हैं। वही टोनी भी अपना आयरन सूट पहनकर स्टेन को रोकने के लिए निकलता है। वही स्टेन पेपर को मारने वाला होता है, तभी टोनी आकर स्टेन पर हमला करता है और उन दोनों के बीच काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई होने लगती है। वही टोनी को समझ आता है कि स्टेन का नया सूट काफी पावरफुल है, वो उसे आसानी से नहीं हरा पाएगा। लेकिन उसे याद आता है कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद सूट में बर्फ जमने लगती है और वो बड़ी चालाकी से स्टेन को अपने पीछे पीछे आसमान में लेके जाता है और वो 91,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और स्टेन के सूट पर बर्फ जमने लगती है और उसका सिस्टम बंद होके वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। टोनी भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है, लेकिन टोनी देखता है कि स्टेन का सूट फिर से स्टार्ट हुआ है। उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू होती है, लेकिन टोनी एक जगह पर छुप जाता है और वो पेपर को कॉल करके सबसे बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने का आदेश देता है, जिससे ये जगह तबाह होगी और स्टेन मारा जाएगा। पेपर आर्क रिएक्टर को पूरी पावर के साथ ऑन करने लगती है और टोनी को छत से दूर चले जाने के लिए कहती है, लेकिन स्टेन उस पर गोलियां चलाने लगता है, इस वजह से वो भाग नहीं पाता। टोनी पेपर को बटन दबाने के लिए कहता है और पेपर बटन को दबा देती है, जिससे रिएक्टर में ब्लास्ट होने लगता है और स्टेन उसकी चपेट में आ जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके में स्टेन आखिरकार मारा जाता है, लेकिन टोनी बच जाता है। अगले दिन कार्सन टोनी को एक स्पीच लिख कर देता है और उसे कहता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलना है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। टोनी प्रेस के सामने जाके कार्सन ने दी हुई स्पीच छोड़कर वो कबूल करता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी टोनी से मिलने के लिए उसके घर आता है, जो शील्ड का डायरेक्टर होता है। वो टोनी को एवेंजर इनिशिएटिव में शामिल करने के लिए आया होता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।